हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेज़ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 28 की डाउट क्लियरिंग क्लास, जो कि हमारी रहेगी इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी तक हम इकोनॉमिक्स के 5 क्विज़ेज़ कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम क्विज़ेज़ को अटेंड नहीं किया है तो विज़िट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए सभी क्विज़ेस को। डेली 2 क्विज़ हम अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेली क्विज़ेस वो अटेंड करते हैं, उनके साथ compete करिए। और अगर आपको किसी भी क्विज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न आती है गाइस, तो हर एक क्विज़ की जो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है नेक्स्ट डे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स होंगे गाइस वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आप सब अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पहले बता दूं कि आज का जो हमारा क्विज सेशन है वो बेसिकली आप सबका टेस्ट रहेगा। जो भी अभी तक हमने 4 इकोनॉमिक्स के क्विजेस किए हैं उन सब में जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो ट्राई करिएगा आपके सभी क्वेश्चन जो हैं सही हो यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको न्यू देखने को मिलेंगे यहाँ पर ज़रूर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following will be the result of by dividing national income by the size of population? अगर आप नेशनल इनकम को साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा प्रोडक्शन, सबसिस्टेंस लेवल या फिर सबसिस्टेंस एक्सपेंडिचर। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नेशनल इनकम को साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो वो जो है आपका रिजल्ट आएगा जब भी आप नेशनल इनकम को साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हो। चलिए गाइस, होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेक इन्फ्लेशन टेम्परेरली? तो आपको यहाँ पे बताना है, अगर आपको इन्फ्लेशन पर टेम्परेरली रोक लगानी है तो आप इनमें से कौन सा जो है मेथड जो है वो यूज़ करोगे। इंक्रीज इन वेजेस, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन वेजेस या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे अगर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर टेम्परेरली रोक लगानी हो तो गाइज़ यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, आप क्या करोगे, मनी सप्लाई डिक्रीज़ करोगे। मनी सप्लाई डिक्रीज़ करने से क्या होगा, मार्केट में जो है मनी कम होगी जिसकी वजह से डिमांड कम होगी और जिससे इन्फ्लेशन जो है टेम्परेरली कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई विल बी द राइट आंसर हेयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस। वो बैंक डिपॉजिट्स जो कि बिना किसी नोटिस के आप विदड्रॉ कर सकते हो उन्हें आप क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं डिमांड डिपॉजिट्स, अकाउंट पेई डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर वेरिएबल डिपॉजिट। बताइए दोस्तों, वो बैंक डिपॉजिट्स जो आपको बिना किसी नोटिस के जो है आप विदड्रॉ कर सकते हो बैंक से, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों बैंक डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम, की जैसे आपकी इनकम जो है बढ़ती है उसी के साथ अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो इस तरह की जो टैक्स होती है उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शुड बी कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स, लमसम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स। तो दोस्तों इस तरह की जो टैक्सेस होते हैं जो कि आपकी हाई लेवल ऑफ इनकम के साथ जो है बढ़ते रहते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अनफेवरेबल व्हेन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि कितना नेट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कोई भी कंट्री क्या कितना कर रही है, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वो अनफेवरेबल कब होगा किसी भी कंट्री के लिए, जब उसके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, या फिर उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकम अनफेवरेबल, जो टर्म्स एंड ट्रेड की वो अनफेवरेबल हो जाएंगी उसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा, या फिर नन ऑफ दिस।
तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल तब होगा जब वो इंपोर्ट ज़्यादा करेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर वो मान जाने कि बाहर से सामान ज़्यादा मंगवा रही है एज़ कम्पेयर टू कि वो बेच कितना रही है बाहर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। ठीक है, जब कोई भी कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स तो उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज सच दैट इट डज नॉट काज अ राइज इन प्राइस। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा टैक्स है जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है या प्राइस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सेल्स टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ये सब जो है डायरेक्ट आप सब जानते हैं गुड्स के ऊपर लगने वाले टैक्स हैं। वेराज इनकम टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इनकम टैक्स का, अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो इसकी वजह से कोई भी प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी सब जो है गुड्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, तो गुड्स के ऊपर अगर टैक्स लगेंगे तो गुड्स के प्राइस के ऊपर तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा इनकम टैक्स। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गुड्स जो है फॉरेन कंट्री में सस्ते दामों पर बेच देते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस, कि अब हम अपने देश में जो है कितने का बेच रहे थे उसके कंपैरिजन में हम फॉरेन में उसे सस्ता बेच देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? डंपिंग, डबल प्राइसिंग, डिप्लोमेसी या फिर डिस्क्रिमिनेशन। बताइए दोस्तों कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम जो भी हमारे गुड्स होते हैं वो फॉरेन में सस्ते बेच देते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो अपनी खुद की कंट्री होती है उससे कंपैरिजन में हम बाहर जाके जो है एक्सपोर्ट करने के बाद उनको सस्ता बेच देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं दोस्तों डंपिंग। ठीक है, डंपिंग यहाँ पर आप सबका राइट आंसर होगा। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा भी गया था क्वेश्चन गाइज, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ग्रीशम्स लॉ इज रिलेटेड टू। ग्रीशम्स लॉ आप सबने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, वो किससे रिलेट करता है? सिलेक्शन ऑफ डिमांड के साथ, कैलकुलेशन ऑफ मनी के साथ, या फिर सप्लाई एंड डिमांड के साथ, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है उसको यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, और इसका जो राइट आंसर है वो यही है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। जो ग्रीशम्स लॉ है वो रिलेट करता है सर्कुलेशन ऑफ मनी के साथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। बट छोटी सी करेक्शन आप सबने करनी है, वो क्या? कैलकुलेशन की जगह यहाँ पर सर्कुलेशन लिखना है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी के साथ रिलेट करता है आपका ग्रीशम्स लॉ, तो इसे आपने अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डाटा कलेक्शन फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज कनेक्टेड बाय। कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए डाटा कौन कलेक्ट करता है इंडिया में, वो आपको बताना है। आरबीआई करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, एनएसएसओ करता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखिएगा, द नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए जो डाटा कलेक्शन होता है वो करता है एनएसएसओ, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप हमें बताओगे कमेंट्स में। नहीं पता है गूगल पर सर्च करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भूले नहीं। ठीक है, एनएसएसओ की फुल फॉर्म हमें कमेंट्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बुल एंड बेयर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी। बताइए दोस्तों ये बुल एंड बेयर जो है वो कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके पास हैं ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टॉक मार्केट, या फिर बैंकिंग। बताइए गाइस ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं, कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड हैं? ये आपने अगर स्कैम 1992 मूवी देखी होगी, वेब सीरीज़ जो है वो देखी होगी अगर, तो आपको पता होगा बुल एंड बेयर मार्केट क्या होती हैं। तो ये जो टर्म्स हैं दोस्तों ये स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बुल एंड बेयर आर रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटी विच इज़ स्टॉक मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ सजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। यानी कि खर्च के ऊपर टैक्स का जो सुझाव था वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, गौतम माथुर ने दिया था, मुस्लिम ग्रेव ने दिया था, या फिर कैल्डोर ने दिया था? बताइए दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ सजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर? तो वो थे आपके कैल्डोर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैल्डोर सजेस्टेड द टैक्स ऑन
एक्सपेंडिचर। क्लियर है गाइस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपको यहाँ पे बताना है फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के। ऑप्शंस आपके पास हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने दोस्तों नियर अबाउट इनमें से जो आज हमने पढ़े इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं हमने अभी अपने जो प्रीवियस हमारे 4 क्विजेस थे इकोनॉमिक्स के ऊपर उनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। 3-4 को जो क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पे न्यू दिखे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक आपका टेस्ट था कि आपने जो पुराने जो हमने क्विजेस किए हैं उनको भुला तो नहीं दिया है। ठीक है, तो बीच बीच में हम ऐसे ही टेस्ट जो है कंडक्ट करते रहेंगे जिससे आपको जो पुराने जो हमने क्विजेस किए हैं उनकी भी आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आप वापस आपके दिमाग में रिफ़्रेश होती रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, सर सीडी देशमुख। और जो सिर्फ फर्स्ट अगर मैं बोलूँ इंडियन यहाँ से काट दें अगर हम, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वो कौन थे वो बताइए हमें आप सब कमेंट्स में। क्लियर है गाइस। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स 05 यानी कि इकोनॉमिक्स का जो हमारा 5th क्विज़ है उसके हमारे ये क्वेश्चंस थे दोस्तों। और हम आपको रेगुलर जो है 2 क्विजेज़ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी तक हम नियर अबाउट 32 क्विज तक पहुंच चुके हैं। तो सोच लीजिए आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। और 32 क्विजेज़ हम ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुके हैं, उनको जो है ज़रूर से आप अटैम्प्ट करिएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक जो है क्विजेज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स के हम जैसे ज्योग्राफी होगी, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये सभी क्विजेज़ हमारे जो हैं आपको डेली बेसिस पर वहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को विजिट करिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो ज्वाइन करिएगा, अन्य अदरवाइज़ आप जो है मत करिएगा ज्वाइन। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो ही आप ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। बट डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, काफ़ी हेल्प आप सबकी वहाँ से होने वाली है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि नियर अबाउट 3000 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप यहाँ पर अगर इनके साथ कम्पीट करना शुरू करते हो तो अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने लगते हो तो ऑब्वियस है आप अपने एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगी। कंपटीशन यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए आप सभी को। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।